गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हूँ हिंदी की टीचर। मेरा नाम है भावना सिंह। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, हमारी भाषा। हमारी भाषा, भाषा क्या होती है बच्चों? जो आप बोलते हो या किसी की बात को आप समझते हो, तो वो आप किसके माध्यम से समझते हो या बोलते हो? भाषा के माध्यम से। वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा। मैं आपको किसके माध्यम से पढ़ा रही हूँ? आपको ये पाठ समझा रही हूँ किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ये क्या होती है? भाषा। यानी जब हम अपनी किसी बात को समझते हैं या सामने वालों को समझाते हैं, तो वो क्या होती है? भाषा। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी भाषा। भाषा जिसे आप समझने और समझाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो क्या होती है? भाषा। अब हम इस भाषा को इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, ऊपर एक चित्र ड्रॉ किया है। चित्र देखा आपने ऊपर? ये देखिए, ये चित्र किसका है? एक मेले का चित्र है। इस मेले में दादाजी हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, उनके साथ उनकी बेटी है। ये सब इस मेले में घूम रहे हैं और मेले का वर्णन या मेले में कोई चीज़ इन्हें चाहिए या कोई वस्तु इन्हें चाहिए, या जैसे इस बच्चे को झूला झूलना है, तो ये बात वो अपने दादाजी को किसके माध्यम से समझा रहा है? भाषा के माध्यम से। जैसे आप मेला घूमने जाते हो, आपको कोई चीज़ खानी होती है या कोई खिलौना चाहिए होता है या झूला झूलना होता है, तो आप बोलते हो मम्मी मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे झूला झूलना है। तो आपने वो बात अपनी मम्मी पापा को किसके माध्यम से समझाई? भाषा के माध्यम से। और उन्हें वो बात किसके माध्यम से समझ में आई? भाषा के माध्यम से। यानी अपनी बात को समझने या अपनी बात को समझाने के लिए आप जिस माध्यम का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो क्या होती है? भाषा होती है। यानी देखो बच्चों, यहाँ पे इस भाषा की परिभाषा हम पढ़ेंगे। भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे ऊपर चित्र में मैंने आपको समझाया, आप अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को जिसके माध्यम से समझते या समझाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। यानी भाषा एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने मन के विचारों को या भावों को सामने वालों को समझाते हैं या सामने वाले की बात को समझते हैं। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के बच्चों कितने रूप होते हैं? 2 रूप। भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए को पढ़कर भी समझा जा सकता है। यानी बच्चों, हम भाषा को लिख भी सकते हैं और पढ़कर समझ भी सकते हैं। यहाँ भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है बच्चों? मौखिक भाषा। यानी मुख के द्वारा बोलना क्या होती है? मौखिक भाषा। मैं बोल रही हूँ इस समय, बोलकर आपको ये पाठ समझा रही हूँ, तो ये कैसी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। है भाषा ही, लेकिन भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। यानी मैं अपने मुख से, अपने मुंह से बोल के आपको ये पाठ समझा रही हूँ, भाषा समझा रही हूँ, तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। अगर यही पाठ, यही टॉपिक भाषा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर या इस प्रोजेक्टर पर लिखकर समझाती, लिखती, तो वो क्या हो जाती है? लिखित भाषा। यानी लिखना लिखित, बोलना मौखिक। ये हो गई जब मौखिक भाषा। जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं। जब आप अपने विचार बोलकर प्रकट करते हो, यानी प्रकट करना यानी बोलकर समझाते हो, या किसी दूसरे के विचार यानी किसी दूसरे की
बात, जैसे आपका कोई सामने दोस्त खड़ा है, कोई भी भाई बहन खड़ा है, वो आपसे बोलता है तो आप उसको सुनते हो और सुनकर उसकी बात को समझते हो, तो क्या होती है भाषा। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। फोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना, ये क्या होते हैं, मौखिक भाषा के रूप होते हैं, यानी मुख से बोलना या सुनना, इसे क्या कहते हैं हम, मौखिक भाषा। भाषा का दूसरा रूप क्या होता है, लिखित भाषा। लिखित यानी लिखना, इसे क्या कहते हैं हम, लिखित भाषा। जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, किताबें, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। जब आप अपनी भाषा को लिखकर समझाते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है, लिखित भाषा। यानी लिखना क्या होता है, लिखित, और बोलना मौखिक। लिखने को हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समाचार पत्र। आता है आपके घर में, किताबें या कोई पत्र, इसमें लिखा होता है, जैसे ये लिखा है, ये लिखा हुई भाषा मैं आपको समझा रही हूँ, ये लिखी हुई है और लिखी हुई इस भाषा को मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या है, भाषा का लिखित रूप। इस रूप को हम क्या कहते हैं, लिखित रूप। और इससे मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, ये कौन सा हो गया, भाषा का मौखिक रूप। यानी भाषा के दो रूप हो गए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब देखिए, कभी कभी हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कभी कभी आप अपनी बात को समझाने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं। जैसे मुझको ये चाहिए, वो कल वहाँ गया था, वो बोतल वो मुझे उठा के दे दो। आप किसी वस्तु की तरफ या किसी चीज की तरफ कोई बात इशारा कर समझाते हैं या इशारा कर मांगते हैं तो वो क्या होती है, सांकेतिक भाषा। जैसे बच्चों, आप रोड पर चलते हो, गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपके पापा के साथ आप जाते हो, गाड़ी में बैठकर गाड़ी ड्राइविंग करते हो, तो रोड पर ट्रैफिक के नियम समझाने के लिए जगह जगह चिन्ह लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, संकेत होते हैं। आप उन चिन्ह या इन संकेतों के माध्यम से क्या समझते हो कि ये चिन्ह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आप रोड पर चलते हो, रोड पर आपने सफ़ेद पट्टी के निशान देखे, सीधे सीधे खींचे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसी जगह से रोड के ये स्थान क्यों बना है, आपका सड़क के इस पार से उस पार जाने के लिए। हम मुख्य रूप से सड़क को इस पार से उस पार जाने के लिए उस भाषा के माध्यम से समझते हो। क्या होती है, संकेत। अब देखो, ये यू टर्न लेने का निशान है, ये निशान देख रहे हो, यू टर्न। ये यू टर्न का निशान होता है, यानी गाड़ी इधर से इधर मोड़ो। लेकिन इसी यू टर्न पे हम कट का निशान लगा देते हैं, मतलब आपको यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है। आप इस चीज़ को इस बात को किसके माध्यम से समझ रहे हो, कौन सी भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। सांकेतिक भाषा को हम इशारों से या संकेतों के माध्यम से समझते हैं। अब ये देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग, मैंने बताया तो निशान सफ़ेद पट्टी, इसे हम क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। यानी आपको सड़क के इस पार से उस पार जाने का संकेत करती है। गाड़ी पार्किंग, पी, अगर इस बिना निशान के यहाँ पी लगा है तो मतलब आप गाड़ी पार कर सकते हो, लेकिन इसी पी को हम कट कर देते हैं, यानी अब आप यहाँ गाड़ी पार नहीं करते हो। ये आपने किसके माध्यम से समझा, संकेतों के माध्यम से। तो हम इसे क्या कहते हैं, संकेतों के माध्यम से। यानी आप अपनी बात को कभी कभी समझाने के लिए इशारों का और संकेतों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा।
पार्क में आप जाते हो, पार्क में संकेत बना होता है, डस्टबिन का चित्र बना देते हैं, डस्टबिन के ऊपर उस पे चित्र के ऊपर लिख देते हैं कि आपको डस्टबिन यानी कचरा, डस्ट यहीं पर इसके अंदर फेंकना है। आप कैसे समझते हो? उस संकेत के माध्यम से समझते हो ना कि आपको कचरा कहाँ फेंकना है, आपको कहाँ नहीं बैठना है, फूल पत्ती नहीं तोड़ो। ये सब एक साइन बोर्ड बने होते हैं। आप उन साइन बोर्ड को देखकर उसके ऊपर जो संकेत बने होते हैं, उसके ऊपर जो लिखा होता है, उन संकेतों के माध्यम से आप उस बात को समझते हैं। तो ये कौन सी भाषा हो गई आपकी? सांकेतिक भाषा। संकेत यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। होती है एक तरह से भाषा ही है, लेकिन हम इसे भाषा नहीं कहते हैं, हम इसे भाषा नहीं कह सकते। भाषा हम सिर्फ लिखित और मौखिक को कहते हैं, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कहते। ये सिर्फ हमें समझने और बात को समझाने के लिए एक तरह से हम इसका उपयोग या प्रयोग करते हैं। बोली, बोली बोलना यानी बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। प्राय बोली का लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियां हैं। बोली किसी प्रादेशिक क्षेत्र में यानी एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, ये एक सीमित क्षेत्र हो गए। राजस्थान में राजस्थानी, गढ़वाल में गढ़वाली, हरियाणा में हरियाणवी, ये एक क्षेत्र है और उस क्षेत्रों में वहाँ से संबंधित हरियाणा हरियाणवी, ये उस क्षेत्र से संबंधित बोली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोली। मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है? जो आप अपने मम्मी पापा, घर परिवार, दादा दादी से सीखते हो, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बोलना नहीं आता, हम धीरे धीरे घर में किसी बड़े की बातों को सुनकर, अपने बड़े भाई बहनों की बातों को सुनकर बोलना सीखते हैं। तो वो क्या होती है? मातृभाषा। बच्चा जब अपने घर में मम्मी पापा से या किसी बड़े से बोलना सीखता है तो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। बच्चा जो भाषा अपने माता पिता से तथा घर में अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो आप घर में अपने सदस्यों से सीखते हो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा होती है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग अलग होती है। जैसे आपके गुजरात की मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। आप अपने घर में कौन सी भाषा सीखते हो? घर के सदस्यों से गुजराती बोलना, तो ये आपकी क्या हो गई? मातृभाषा। मैं राजस्थान की हूँ तो मैं राजस्थानी सुनती हूँ, तो मेरी मातृभाषा कौन सी होगी? राजस्थानी। हरियाणा का होगा, हरियाणा का बच्चा हरियाणवी भाषा सुनता है तो उसकी कौन सी मातृभाषा हो गई? हरियाणवी। पंजाब में पंजाबी, तो उसकी कौन सी मातृभाषा हो गई? पंजाबी। यानी हम अपने क्षेत्र या परिवार में जो भाषा सीखते हैं वो हमारे परिवार की क्या होती है? एक मातृभाषा। अब होती है राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। यानी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा, यानी देश के अधिकतर या अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। जैसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तो ये हमारी क्या हो जाती है? राष्ट्रभाषा। फ्रांस में आप चले जाओ, फ्रांस की भाषा में फ्रांसीसी बोली जाती है तो वहाँ की राष्ट्रभाषा कैसी हो गई? फ्रांसीसी। पुर्तगाल की पुर्तगाली, ये क्या होती है? वहाँ की एक राष्ट्रभाषा। जो पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। यह है राष्ट्रभाषा। आप देखो, राजभाषा। देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह
राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा हिंदी है। देश के सरकारी कार्यालयों में, देश के सरकारी ऑफिस जाते हो, सरकारी ऑफिस में पोस्ट ऑफिस हो गया, BSNL का फ़ोन का ऑफिस हो गया, या RTO हो गया, ये सब क्या होते हैं? सरकारी ऑफिस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का। तो ये हमारी कैसी हो गई? राष्ट्रभाषा। ये क्या है बच्चों? देखो इन दोनों, ये राष्ट्रभाषा और ये राजभाषा। राष्ट्र यानी पूरा भारत, पूरा फ्रांस, पूरा चीन, यानी एक राष्ट्र। और उस राष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा जो किसी सरकारी कार्यालयों में, देश के जो सरकारी कार्यालयों में जो सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होती है राजभाषा। जैसे हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसे बच्चों अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949। इन दोनों का अंतर समझ में आया? ये राष्ट्र है और ये राज्य है, यानी एक पूरा राष्ट्र और एक राज्य, यानी राजभाषा, राज्य। भारत की प्रमुख भाषाएं। भारत की प्रमुख भाषाएं अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 भाषाओं को क्या दी गई है? प्रादेशिक भाषा की मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रदेशों की इन 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को प्रादेशिक यानी प्रमुख भाषाओं की मान्यता दी गई है। वो है असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इन 22 भाषाओं को क्या कौन सी भाषा की मान्यता दी गई है? प्रादेशिक भाषा की मान्यता हमारे संविधान में दी गई है। विश्व की प्रमुख भाषाएं। विश्व की प्रमुख भाषाएं देखिए, विश्व की जो सबसे प्रमुख भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। इसीलिए आज जगह जगह स्कूल्स में, कोचिंग्स में अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सिखाने की कोशिश की जाती, क्योंकि ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। कहीं भी आप किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ आपको अंग्रेजी बोलने वाले जरूर मिलेंगे। इसलिए इस भाषा को क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पढ़ना सीखो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप कहीं भी चले जाओगे, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी कंट्री में आप जाओगे, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है या समझनी आती है तो आप उस जगह आसानी से रह सकते हो, उसकी बात को समझ सकते हो और अपनी बात को उस राष्ट्र में या उस देश में समझा सकते हो। कौन सा माध्यम? अंग्रेजी माध्यम। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी को ज़्यादा सीखो। देश, भाषा। अब देखो जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी। इंग्लैंड में कौन सी? अंग्रेजी। फ्रांस में फ्रेंच, फ्रेंच या फ्रांसीसी। भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, स्पेन में स्पेनिश। ये देश है और ये देश में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम। अब हम देखेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या होते हैं? लिपि एक तरह के चिन्ह होते हैं। चिन्ह, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही
हम अपनी बात को लिखकर कह सकते हैं। लिपि चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों के माध्यम से ही हम उस भाषा को समझते हैं। देखिए अब लिपि की भाषा, भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को हम लिपि कहते हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होता है? अलग अलग चिन्ह। लिपि मतलब चिन्ह। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। लिपि क्या होते हैं? चिन्ह। चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे संस्कृत की, हिंदी की क्या होती है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा किस में से निकली है? देवनागरी में से। अंग्रेजी भाषा रोमन भाषा में से निकली है। ये रोमन, ये एक तरह की लिपियां होती हैं। इन लिपियों में से हमारी भाषा निकली है। जैसे हिंदी भाषा निकली है देवनागरी लिपि में से, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में से, संस्कृत देवनागरी लिपि में से, उर्दू फारसी लिपि में से निकली है। किस में से? फारसी। और पंजाबी गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपने पढ़ा जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा किस में से निकली है? कौन सी लिपि में से? देवनागरी लिपि। लेकिन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी किस में से, किस लिपि में से लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में से। अब व्याकरण, भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें क्या कराता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। कैसे कराता है? आप भाषा में पढ़ते हो, व्याकरण में पढ़ते हो, लिपि, संधि, संज्ञा, चिन्ह, वर्ण, स्वर, व्यंजन, ये सब पढ़ते हो। भाषा में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये भी हम किस में पढ़ते हैं? व्याकरण में पढ़ते हैं। यानी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। इसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो क्या होती है? व्याकरण। व्याकरण एक तरह से क्या होती है? भाषा का शुद्ध रूप होता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हो गया। अब हम इस पाठ से संबंधित पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के माध्यम, हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी। हम अपने विचार या मन के भाव, आपके मन में कोई बात होती है तो आप किसके माध्यम से उसे सामने वाले को समझाते हैं या सामने वाले की बात को समझते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। पहला लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित भाषा मतलब लिखना, ये लिखा हुआ रूप है, ये लिखकर, लिखे हुए शब्द है, मैं इनको पढ़कर आपको बता रही हूँ, तो ये भाषा का कैसा रूप हो गया? लिखित। और अब इसी को मैं, इसी पाठ को मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, किससे? अपने मुंह से, यानी मुख से। तो ये कौन सा रूप हो गया? भाषा का मौखिक रूप। दूसरा है, परिवार से सीखी गई भाषा क्या होती है? मातृभाषा। ऊपर मैंने समझाया था पाठ में, बच्चा अपने परिवार में अपने पारिवारिक सदस्यों से, मम्मी पापा से, भाई बहनों से अब एक भाषा बोलना सीखता है, तो वो कैसी, क्या भाषा कहलाती है? उस परिवार की मातृभाषा। तीसरा है, देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश में जिस भाषा का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। तीसरा, राजभाषा। देश के सरकारी कार्यालयों के कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? राजभाषा। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। अब है लिपि। लिपि मतलब लिखने का ढंग, लिखना। लिखना क्या होता है? लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। जिसे आप लिखते हो क्या होती है? लिपि। अब है नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण क्या बताता है हमें? भाषा का शुद्ध रूप। व्याकरण में ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ,
स्वर और व्यंजन, ये किस में पढ़ते हैं हम? भाषा। किस में पढ़ते हैं हम? व्याकरण में पढ़ते हैं। हाँ, और इन स्वर और व्यंजन के माध्यम से मैं आपको क्या सिखाती हूँ, हम वर्ण के आगे स्वर लगाते हैं या ये मात्रा लगाते हैं, यानी उसका शुद्ध रूप हम सीखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? व्याकरण। यानी व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप बताता है। बच्चों, आपका ये पाठ भाषा पूरा हो गया। अब हम अगली क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। मैंने आपको ये पाठ समझा दिया, अब आपको यही पाठ अपनी टेक्स्ट बुक में से वीडियो देखने के बाद स्वयं अपने आप इस पाठ की आपको रीडिंग करनी है और इसे समझना है। इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े थे, इसमें से भाषा, भाषा के रूप, भाषा किसे कहते हैं और रूपों की क्या परिभाषा होती है, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, और क्या पढ़ी थी हमने? लिपि। और क्या पढ़ा था? अलग अलग क्षेत्र या प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं। ये है हमारा भाषा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके करेंगे अभ्यास प्रश्न। इसकी रीडिंग आप जरूर लगाना। ओके, थैंक यू बच्चों।